चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेकेंड फेज था 1880, जब अपन ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था 1885 से लेकर 1905 तक का जो पीरियड है उसमें मॉडरेट पीरियड का ज़्यादा डोमिनेंस रहता है। इसके बाद में सेकेंड फेज है उसमें एक्सट्रीमिस्ट नेशनल मूवमेंट है उसका ज़्यादा डोमिनेंस रहता है। ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का एंड होता है, 19th सेंचुरी का एंड कब होगा? 1900 में एंड होगा 19th सेंचुरी का। उसके बाद में 1901 से स्टार्ट होती है 20th सेंचुरी। ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी बिगिनिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया 1901 से स्टार्ट होती है। 1905 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जब बंगाल का पार्टीशन किया जाता है। उस समय के बाद में जो मॉडरेट्स थे वो बैक सीट पर आते हैं और जो एक तरीके से फ्रंट में आते हैं, जो लीड करने वाले काम होते हैं वो होते हैं एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपुल विथ एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट बिगेन टू इंक्रीज, और जो एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट के जो लोग थे वो इंक्रीज होना शुरू हो गए थे इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन बिगेन टू स्टार्ट इन कांग्रेस, और जो एक डिवीजन का प्रोसेस थी, एक विभाजन की जो प्रोसेस थी वो कांग्रेस में शुरू हो गई थी। एट दैट टाइम, उस समय के जो समय में कांग्रेस में एक विभाजन का काम शुरू हो गया था। व्हेन ए कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट रिफॉर्मर्स लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इश्यू ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। अब उनमें कॉन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट होता है? जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सोशल रिफॉर्म्स के लिए कोशिश की, सोशल रिफॉर्म्स का काम किया, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मॉडरेट्स के बीच में और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तिलक वाज ऑफ द व्यू, अब जो तिलक थे वो एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट का पर्सन थे। तो बाल गंगाधर तिलक वाज द व्यू दैट देयर कैन बी नो सोशल रिफॉर्म्स, नो डेवलपमेंट, नो पर्पजफुल एजुकेशन, नो प्रोविजन ऑफ लाइफ फुल ऑफ नेशनलिज्म विदाउट स्वराज्य। तो जो बाल गंगाधर तिलक ये कहते थे कि जब तक स्वराज्य हमारे पास में नहीं रहेगा तब तक न तो किसी प्रकार के सोशल रिफॉर्म हो सकते, अगर स्वराज्य नहीं रहेगा तो किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं रहेगा, अगर हमारे पास में खुद का रूल नहीं रहेगा, स्वराज्य नहीं रहेगा, तो कोई पर्पजफुल एजुकेशन नहीं रहेगी, और नहीं ही प्रोविजन ऑफ ए लाइफ फुल ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद से भरी हुई एक जिंदगी है, इस प्रकार का भी कोई प्रोविजन नहीं बनेगा अगर हमारे पास स्वराज्य नहीं रहेगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया स्वराज्य को। फोर मेजर कांग्रेस लीडर्स नेम्ड बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एंड लाला लाजपत राय लीड दिस मूवमेंट। तो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के अगर आपको लीडर्स पूछे तो आपको इन चार नाम का अपने को ध्यान में रखना है। इनको लाल बाल पाल के नाम से भी अपने शॉर्ट में ध्यान में रखते हैं, तो ये भी देख लेना अपने को। इन द प्रोग्राम्स ऑफ दिस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, इस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के जो प्रोग्राम्स थे, एम्फेसिस वाज लेड अपॉन बाइकआउट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अब जो क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होते थे, एक्सट्रीमिस्ट ऐसा क्या अलग काम करते थे? तो सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट गुड्स को बाइकआउट करते थे, उनका बहिष्कार करते थे। बाइकआउट का मतलब बहिष्कार। एंड एडॉप्टिंग इंडियन गुड्स, और इंडियन गुड्स को एडॉप्ट करने का काम करते थे। नेशनलिस्टिक एजुकेशन एंड सत्याग्रह, इसके अलावा वो नेशनलिस्टिक एजुकेशन को चाहते थे, इसके अलावा वो सत्याग्रह करना चाहते थे। दे आल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन प्रमोटिंग इंडियन इंडस्ट्रीज, इसके अलावा वो इंडियन इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करना चाहते थे, सो दैट इंडियंस कुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क। अगर इंडिया की खुद की इंडस्ट्री यहाँ पर लगेगी तो इंडियन पीपुल थे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू वर्क, काम करने का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। एंड दे सर्व एजुकेशन पॉलिसी शुड बी फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ ए गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट न होकर इस प्रकार की एजुकेशन होती है जो पूरी कंट्री को सर्व करे, नेशनलिस्टिक एजुकेशन हो। एंड द स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू ब्रिंग देम इन द सर्विस ऑफ द नेशन, और स्टूडेंट्स को ये इंक्रीज किया जाना चाहिए कि वो राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आए। तो इस प्रकार से ये सेकेंड फेज था। अब देखो इसी सेकंड फेज में एक इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ गवर्नमेंट मूवमेंट चलता है, एक होम रूल मूवमेंट चलता है, स्वराज्य आंदोलन चलता है। तो स्वराज आंदोलन है फ्रॉम 1915 मिसेज एनी बिसेंट डिक्लेयर्ड टू फॉर्म द होम रूल लीग। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1915 में। किसने बनाया? मिसेज एनी बिसेंट ने। और कौन सा बनाया? होम रूल लीग के नाम से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया।
और ये होम रूल लीग था, इट वाज ऑन द मॉडल ऑफ आयरिश होम रूल लीग, क्योंकि एनी बिसेंट थी वो एक आयरलैंड की लेडी थी, आयरलैंड की से आई हुई और इंडिया में आई हुई मिशनरीज के का पार्ट थी, तो उन्होंने आयरिश मॉडल पर ही होम रूल लीग को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। तो ये तो था 1915। फिर 1916 में बाल गंगाधर तिलक एस्टेब्लिश हिज ओन होम रूल लीग इन पुणे, उन्होंने एक अलग बनाई। तो होम रूल लीग है वो दो बनाई हुई है, एक एनी बिसेंट ने 1915 में और दूसरी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। बोथ द ऑर्गेनाइजेशन यूज टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन, और जो दोनों होम रूल लीग थी, दोनों ऑर्गेनाइजेशन थे वो कोऑर्डिनेशन आपस में समन्वय बिठाकर काम करते थे। देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू स्प्रेड द डिमांड ऑफ फ्रीडम, और इनका ऑब्जेक्टिव था, इनका जो टारगेट था वो क्या था, तो डिमांड द फ्रीडम अमंग ऑल द पीपुल, सभी लोगों के सामने फ्रीडम की जो डिमांड है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, यही उनका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर से फ्रीडम लेना इनका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। तो ये रहेगा 92nd पेज अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा पॉलिटिकल मूवमेंट्स फ्रॉम 1919 टू 1947। तो 1919 से लेकर 1947 तक के पॉलिटिकल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी समय इस पॉलिटिकल मूवमेंट्स पीक पर पहुंच जाते हैं और इंडिया को फ्रीडम, और 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिलता है। तो इसी पूरी सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा रॉलेट एक्ट। आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है 1914 में और एंड होता है 1918 में, 4 ईयर्स तक चलता है। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हो जाता है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव द एश्योरेंस दैट द इंडियंस विल प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट। उसके बाद में ये एश्योर किया जाता है, ये लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। बट द रिफॉर्म मेड आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार, लेकिन जब वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड हुआ उसके बाद में जो रिफॉर्म्स हुए दे वर अनसेटिस्फैक्टरी, और वो असंतुष्ट करने वाले थे, वो संतुष्टिदायक नहीं थे। एंड रादर ऑन द कॉन्ट्रेरी, वो संतुष्टि न देकर उसका उल्टा क्या था, ऑन द कॉन्ट्रेरी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिगिड रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस, इसके अलावा और ज्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया। रिगिड रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस, प्रेस का मतलब जो न्यूज़पेपर्स थे उनके ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। एंड अदर एक्सप्लॉयटिव मेजर्स वर इंट्रोड्यूस, और ज्यादा शोषणकारी मेजर्स थे, शोषणकारी उपाय थे उनको लगाया गया। इंडियन पीपुल वर स्टैंडिंग फर्मली इन पोजिशन ऑफ द ब्रिटिशर, और इंडियन जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स का फर्मली दृढ़तापूर्वक अपोज कर रहे थे, उसको विरोध कर रहे थे। द गवर्नमेंट फियर्ड ए कॉन्स्पिरेंसी, और गवर्नमेंट को किसी न किसी षड्यंत्र का डर था, फियर था, और इसी कॉन्स्पिरेंसी के डर के कारण से दे फाइनली इट फॉर्म्ड ए कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सिडनी रॉलेट, और उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कॉन्स्पिरेंसी को रोकने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई, और कमेटी का चेयरमैन थे सिडनी रॉलेट के नाम से एक पर्सन थे उन्होंने, और एक कब बनाई 1917 में। द बिल फॉर्म्ड बाय दिस कमेटी, इस कमेटी ने एक बिल बनाया, एक कानून बनाया, एंड पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑन 19th of March 1919 मार्च 1919। तो इस समय उन्होंने एक कानून था वो लेजिस्लेचर ने, वहां के ब्रिटिश जो पार्लियामेंट था उसने पास कर दिया। अब ये एक्ट बनाया था, ये कमेटी ने जो ये बिल बनाया था, इस बिल में अंडर दिस एक्ट एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड, किसी भी आदमी को अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसे प्रोविजंस थे कि किसी भी आदमी को अरेस्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, अगर किसी पर संदेह भी हो जाता है, शक भी हो जाता है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। सच ए पर्सन वुड हैव नो अपीलिएट, इस प्रकार का पर्सन किसी प्रकार का कोई अपीलिएट नहीं कर सकता, अपील नहीं कर सकता। आर्ग्यूमेंटेटिव, किसी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, और किसी प्रकार के कोई लीगल राइट्स उसके पास में नहीं थे। दिस वॉज कॉल्ड एज ब्लैक लॉ, और ये रॉलेट एक्ट था, उसको काला कानून कहा गया, क्योंकि किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हो, ब्रिटिशर से वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, और अरेस्ट करने के बाद में किसी प्रकार का उनके पास में राइट्स नहीं है, न अपील करने के राइट है, न आर्ग्यूमेंट करने के राइट है, और न ही कोई कानूनी सहायता की राइट्स है, कोई किसी प्रकार के उनके पास अधिकार नहीं थे, इसलिए उसको काला कानून कहा गया। अब इसी जब रॉलेट एक्ट इस प्रकार का आता है तो ब्रिटिश इंडियंस उसको अपोज करते हैं, उसकी के रिएक्शन में एक जलियांवाला बाग मास्कर, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ऑन 13th of April 1919। देखो बिल इंट्रोड्यूस करवाया था 19th of March 1919 को,
आप मार्च के बाद में नेक्स्ट मंथ में 14 अप्रैल 1919 को जो इंडियंस थे उन्होंने उसको अपोज करने के लिए एक असेंबली रखी। एन असेंबली वाज ऑर्गेनाइज, एक असेंबली का ऑर्गेनाइज किया गया एट जलियांवाला बाग। कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। टू प्रोटेस्ट द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। 20,000 वुमेन, मेन एंड चिल्ड्रन गैदर्ड इन दिस असेंबली। इस असेंबली में 20,000 औरतें, आदमी और बच्चे थे वो गैदर हुए थे। ब्रिटिश जनरल डायर, ब्रिटिशों का एक ऑफिसर था जिसका बोलते हैं डायर, ब्रिटिश जनरल था डायर। ही एंटर्ड इनटू द असेंबली, वह उस असेंबली में आ जाता है। 20,000 जो लोग थे वहां पर वो एंटर होता है एंड ऑर्डर्ड, और उन्होंने जो अपने साथ में जो ट्रूप्स थी, जो सोल्जर्स थे, जो पुलिस थी, उसको उन्होंने ऑर्डर दिए टू ओपन फायर ऑन द पब्लिक, पब्लिक पर ओपन फायर करने के उनको ऑर्डर कर दिए गए। फायरिंग कंटिन्यू टिल द कार्ट्रिज एंडेड, जब तक कार्ट्रिज एंड नहीं हुई तब तक ये फायरिंग कंटिन्यूस रही। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटिक्स, अगर ऑफिशियल स्टेटिक्स की अपन बात करें, अगर ऑफिशियल जो संख्या थी 379 पीपुल वर किल्ड, इसमें लगभग 379। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिस के अकॉर्डिंग इसमें इतने लोग मारे गए। बट द कांग्रेस कमेटी क्लेम्ड द नंबर ऑफ पीपल किल्ड वर 1000, लेकिन कांग्रेस की जो कमेटी बनाई इसको स्टडी करने के लिए, तो उसमें पाया गया कि 1000 से भी ज्यादा लोग इसमें मारे गए। नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, द खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन मुस्लिम्स। अब ये जो खिलाफत मूवमेंट था इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंडियन मुस्लिम्स ने। किस लिए किया था? इन द ऑनर ऑफ खलीफा, जिसे खिलाफत है वो खलीफा के ऑनर में, उसके सम्मान में किया गया था। और खलीफा कहाँ के? तुर्की के। अब खलीफा कौन होते हैं? द खलीफा ऑफ तुर्की वाज द रिलीजियस चीफ ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी, पूरी मुस्लिम सोसाइटी के रिलीजियस चीफ होते थे खलीफा ऑफ तुर्की। तो उनके ऑनर में एक मूवमेंट चला गया जिसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। दिस मूवमेंट क्रिएटेड द एटमोस्फियर ऑफ नेशनल यूनिटी इन इंडिया। अब इससे नेशनल यूनिटी बन गई इस मूवमेंट के कारण से। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में मुस्लिम्स भी आ गए और मुस्लिम्स का साथ देने के लिए हिंदूज भी उनके साथ में हो गए, तो इसलिए एक नेशनल यूनिटी की फीलिंग बनती है। खिलाफत डे वाज सेलिब्रेटेड इन द एंटायर कंट्री ऑन द 19th of October 1919। 19th of October 1919 को खिलाफत डे सेलिब्रेट किया जाता है। गांधी जी आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, और इस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया है। एंड इन द सपोर्ट ऑफ दिस मूवमेंट महात्मा गांधी रिटर्न द ऑनर ऑफ केसर ए हिंद, उनको एक केसर ए हिंद का टाइटल मिला हुआ था, वो टाइटल भी वापस लौटा देते हैं इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। दिस मूवमेंट एंडेड ऑन 10th of August 1920, और ये जो मूवमेंट था उसका एंड कब होता है? 10th of August 1920 को। अलॉन्ग विद द ट्रीटी ऑफ सर्वेस, सर्वेस नाम की एक ट्रीटी होती है सर्वेस नाम की जगह पर, तो वहां उसके साथ ही ये पूरा मूवमेंट एंड हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ सेवरेस, जो सेवरेस की जो ट्रीटी होती है उसकी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग तुर्की वाज डिवाइडेड, और तुर्की को डिवाइड कर दिया गया। एंड वाज डिक्लेयर्ड ए डेमोक्रेटिक नेशन, और तुर्की को डेमोक्रेटिक नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी इसमें, द पोस्ट ऑफ खलीफा वाज एबोलिश्ड, और जो खलीफा की जो पोस्ट थी उसको एबोलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट रहेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था देखिए, महात्मा गांधी जी वाज डीपली पेन्ड बाय द इंसिडेंट सच एज रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मास्कर, हंटर कमिटी रिपोर्ट, पार्टीशन ऑफ तुर्की, इलिमिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ खलीफा। अब देखो इसके पीछे जो महात्मा गांधी और इंडियंस थे वो बहुत ज्यादा पेनफुल थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। उसके रीजन क्या थे? उसके रीजन सबसे पहले रॉलेट एक्ट का आना, जलियांवाला बाग मास्कर होना, हंटर कमेटी की रिपोर्ट अगेंस्ट इंडिया आना, पार्टीशन, तुर्की का पार्टीशन कर देना और खलीफा की पोस्ट को इलिमिनेट कर देना, रिमूव कर देना। तो इसी के अगेंस्ट में इन 1920 द कांग्रेस पास्ड ए रेजोल्यूशन टू नॉन कोऑपरेट विद द अनजस्ट गवर्नमेंट, और ये जो अन्यायी गवर्नमेंट है उसको नॉन कोऑपरेट करने का रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव था, वो पास किया गया। अंडर दिस रेजोल्यूशन, और इस रेजोल्यूशन में देर वाज ए प्रोविजन, इस प्रकार का एक प्रोविजन था ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट टाइटल्स, गवर्नमेंट टाइटल से रिजाइन करने का एक सिस्टम उन्होंने शुरू किया कि गवर्नमेंट जो टाइटल्स हैं उनको रिजाइन कर दो, उनको त्याग दो।
रिनाउंसिंग द लेजिस्लेचर्स, और जो लेजिस्लेचर में जो लोग थे, जो कानून बनाने वाले विधायिका में जो लोग थे, उसको रिनाउंस करना, उनको त्यागना, कोर्ट्स को त्यागना, रिनाउंस करना, उनमें पार्टिसिपेशन नहीं करना, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं करना, न टीचर न स्टूडेंट कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना, इंपॉर्टेंट गुड्स को बाइकआउट करना, एंड नॉट पेइंग टैक्सेस, और किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना। इस प्रकार के उन्होंने मुख्य काम हुए थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन कौन से एक्शंस किए गए लोगों के द्वारा, उनकी ये पूरा आपने को ध्यान में रखना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके अपोजिशन में, पीपुल हैड टू कीप देमसेल्व्स इन डिसिप्लिन, लेकिन लोगों को डिसिप्लिन में रहना होगा। नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी एस्टेब्लिश। अब क्योंकि अपने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनको अपन बाइकआउट कर रहे हैं, तो हमें एक खुद के नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करना है। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हैड टू बी रिजॉल्व थ्रू पंचायत। अब हमें कोर्ट में नहीं जाना है, और अगर किसी प्रकार का आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन के द्वारा ही उसको सोल्व करना है पंचायत में। एंड क्लोथ्स वीवन बाय हैंड्स वर टू बी यूज। इंपॉर्टेंट क्लोथ्स को तो अपने को बाइकआउट करना है, और खुद के हाथ से वूविन किए हुए जो चरखे पर काते हुए जो है क्लोथ्स है उनका यूज करना है। इन 1921 से ही अराउंड 30,000 पीपुल वेंट इनटू जेल अंडर दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट में लगभग 30,000 लोग जेल में गए। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऐसा इंडिया की हिस्ट्री में सबसे पहली बार हुआ था। When so many people participated for the cause of national freedom, इतने ज्यादा लोग नेशनल फ्रीडम के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। बट when the movement was at its peak, लेकिन जब शिखर पर था, जब चोटी पर था, ऑन 5th of February 1922 को एक इंसिडेंट होता है। द पुलिस परफॉर्म्ड एट्रोसिटीज अपॉन द पीसफुल मार्च विच टुक प्लेस एट चौरी चौरा इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर चौरी चौरा नाम की जगह पर जो पीसफुल मार्च कर रहे थे लोग, उनके ऊपर पुलिस के द्वारा एट्रोसिटीज की जाती है, अत्याचार किया जाता है। और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इस एट्रोसिटीज के कारण से पब्लिक पुट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर। इसके लिए जो पब्लिक थी वो उसको आग लगा देती है पुलिस स्टेशन को। इन विच 21 सिपाहीज एंड 1 इंस्पेक्टर वर किल्ड। और इसमें 21 सिपाहीज और 1 इंस्पेक्टर है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। नोटिसिंग द मूवमेंट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए वायलेंट वन। अब जब गांधी जी को ये लगा कि ये मूवमेंट है वो वायलेंट हो गया है, वायलेंट का मतलब हिंसक हो गया है, गांधी जी कॉल्ड इट ऑफ ऑन 12th of February 1922। गांधी जी ने इस मूवमेंट को 12th of February 1922 को कॉल ऑफ कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। मेजर लीडर्स ऑफ द कंट्री वर सरप्राइज्ड बाय दिस डिसीजन टेकन बाय गांधी जी। और मेजर जो लीडर्स थे उस समय, मेजर लीडर्स ऑफ द कंट्री के जो मेजर लीडर्स थे, दे वर सरप्राइज्ड बाय द डिसीजन टेकन बाय गांधी जी। गांधी जी ने जो डिसीजन लिया था उससे वो सरप्राइज थे। सुभाष चंद्र बोस इंटरप्रेटेड दिस एज एक्सट्रीमली पेनफुल। सुभाष चंद्र बोस ने इसको बहुत पेनफुल कहा, बहुत दर्दनाक कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास फॉर्म द स्वराज पार्टी। ये भी ध्यान में रखना है, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी को किसने बनाया? मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और चित्तरंजन दास, अंडर द बैनर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के बैनर में। एंड थ्रू दिस पार्टी दे पार्टिसिपेटेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करते थे। एंड परफॉर्म द वर्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग थी, गवर्नमेंट के जो काम थे, उसमें वो ऑब्स्ट्रक्शंस, उसमें बाधा पहुंचाने का काम वो करते थे। कौन? मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। वो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करते थे और उसको ऑब्स्ट्रक्शन, उसको बाधा पहुंचाते थे। चलिए बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में।